नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा। इंजीनियरों ने कश्मीर रेल लिंक परियोजना के लिए नई सुरंग बनाने की विधि की विकसित। नेक्सॉन ग्रीन ने एनटीपीसी से 40 मेगावाट सोलर ईपीसी की डील की हासिल। हरियाणा पावर की सहायक कंपनियों को 16.831 एमपीडब्ल्यू के मिले सौर ऑर्डर। इरेडा ने दूसरी तिमाही के मुनाफे में 54% की बढ़ोतरी दर्ज। गोल्डमैन सैशेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर सौदों के लिए $4 बिलियन का किया संग्रह। जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2913 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ दूसरी तिमाही की बंद। वेदांता के सीएफओ कंपनी में शामिल होने के कुछ महीनों के बाद ही छोड़ सकते हैं पद, सीनियर अधिकारियों ने दी जानकारी। अक्सा एयर की दशक के अंत तक सूचीबद्ध होने की योजना। हाइट्स ने महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल के लिए टेंडर किया जारी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की दूसरी तिमाही में नेट लॉस होने से शेयरों में 5% की हुई बढ़ोतरी। मुंबई रियल एस्टेट ने 2023 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस का 1 लाख का आंकड़ा किया पार। हैदराबाद में रियल एस्टेट में कई क्षेत्रों में किराए की दरों में देखी गई वृद्धि। अडानी टोटल ने स्टॉक में 85% की गिरावट के साथ हिंडनबर्ग के अनुमानित मूल्यांकन को किया पूरा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम पर 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। वित्त वर्ष 2024 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब खबरें विस्तार से। रेलवे बोर्ड ने 1 जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। बोर्ड ने 23 अक्टूबर 2023 को महाप्रबंधकों और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को एक लिखित संचार प्रसारित किया है। ये अखिल भारतीय रेलवे और उत्पन्न इकाइयों के इस पर जानकारी देते हुए कहा है कि उन्हें यह निर्णय लेते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई से मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया जाएगा। इसमें मूल वेतन को सरकार द्वारा स्वीकार की गई 7वीं सीपीसी अनुशंसा के अनुसार प्राप्त वेतन के रूप में परिभाषित किया गया है। हिमालय में एक कठिन इलाके का सामना करते हुए भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने कश्मीर रेल लिंक परियोजना के 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल खंड पर सुरंग 1 के निर्माण को पूरा करने के लिए एक नई सुरंग विधि विकसित की है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा रियासी खंड में त्रिकुटा पहाड़ियों की तलती के स्थित 3.2 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग को परियोजना का सबसे कठिन खंड बताया गया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरंग बनाने के लिए हिमालयी भूविज्ञान के माध्यम से सुरंग बनाने के लिए हिमालयी सुरंग बनाने की विधि के रूप में एक टीएम को नवोन्मेषी ढंग से विकसित किया है। भारत की विविध ऊर्जा और बुनियादी ढांचा कंपनी जैक्सन ग्रुप ने नए ऊर्जा संक्रमण मंच ने राज्य संचालित बिजली उत्पादक यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य में 40 मेगावाट का सौर पार्क स्थित करने का ऑर्डर हासिल किया है। जैक्सन ग्रीन जानकारी दी कि उसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा परियोजना के इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी कि ईपीसी ठेकेदार के रूप में चुना गया है। सौदा जिसके मूल्य का खुलासा नहीं किया गया था एक फोटोवोल्टिक से संबंधित है जिसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला में सरायू नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। नोएडा मुख्यालय वाली सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी हरियाणा पावर ने घोषणा की कि उनकी 3 फुली ओन सहायक कंपनियां
ट्रू रे एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड, ओपल गुज एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड और सोलरिटिक पावर एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी खन के तहत 16.831 MWP सराई सोलर प्लांट्स के लिए नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इससे पहले अक्टूबर में कंपनी को इसी सेगमेंट में 7.409 MWP का ऑर्डर मिले थे और ये नए ऑर्डर ओरियाना पावर की कुल क्षमता में 24.24 मेगावाट की प्रभावशाली वृद्धि करेंगे। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये परियोजना अधिग्रहण एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में देश की प्रगति को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। गवर्नमेंट ओन्ड लेंडर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IRADA ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही के लिए कर पश्चात लाभ में 54% ईयर ओवर ईयर वृद्धि दर्ज की है, जो कि रुपए 1.84 बिलियन से रुपए 2.85 बिलियन हो गई है। उल्लेखनीय लाभ वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी की ऋण पुस्तिका में लगातार वृद्धि और इसकी शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय कमी के कारण वित्तीय वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 1.65% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष के समान अवधि में 2.72% थी, जो कि 39% सुधार है। परिचालन से IRADA की कुल आय रुपए 11.77 बिलियन दर्ज की गई है, जो कि रुपए 7.92 बिलियन से 49% सालाना वृद्धि है। तिमाही के अंत में ऋणदाता के ऋणदाता पुस्तिका में रुपए 347.83 बिलियन से 475.14 बिलियन रुपए तक 41% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। गोल्डमैन सैचेस ग्रुप के परिसंपत्ति प्रावधान व्यवसाय ने माध्यम से आकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों में निवेश करने के लिए $4 बिलियन एकत्रित किए हैं, क्योंकि निवेश इस क्षेत्र के लिए अनुकूल राजनीतिक और आर्थिक माहौल का लाभ उठाना चाहते हैं। वहीं न्यूयॉर्क स्थित प्रबंधक ने कहा कि गोल्डमैन सैचेस एसेट मैनेजमेंट ने फंड के लक्ष्य पर वेस्ट स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स 4 को बंद कर दिया है और पहले ही 8 निवेशकों में से $2.3 बिलियन का निवेश कर चुका है। वहीं 30 जून तक गोल्डमैन सैचेस की कुल संपत्ति $2.7 ट्रिलियन से अधिक थी। JSW स्टील लिमिटेड ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 91 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज कराने के बाद वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 2913 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ बंद की है। एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए उसने 33,738 करोड़ रुपए का परिचालन राजस्व और 2913 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। इसी के साथ साथ कंपनी के अनुसार वृद्धि मुख्यतः मात्रा के कारण हुई आंशिक रूप से कम बिक्री के प्राप्त से इसकी भरपाई हुई है। वेदांता लिमिटेड कई वर्षों में अपना तीसरा मुख्य वित्तीय अधिकारी हो सकता है, क्योंकि अरबपति अनिल अग्रवाल द्वारा नियंत्रित खनन समूह अपने व्यवसायों की महत्वाकांक्षी पुनर्गठन की ओर अग्रसर है। मामले से परिचित लोगों ने जानकारी दी। जून में कंपनी में शामिल हुए सोनल श्रीवास्तव ने अग्रवाल को पिछले महीने कंपनी छोड़ने के लिए अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, क्योंकि जानकारी सार्वजनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल उनकी जगह लेने के लिए वित्त पेशेवरों की बात कर रहे हैं, जो पहले समूह में काम कर चुके हैं और इस सप्ताह के शुरू में निर्णय होने की भी उम्मीद है। भारत की नवीनतम एयरलाइन अक्सा एयर, जो कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भरने के लिए तैयार है और 3 अंकों के विमान पर ऑर्डर देगी, दशक के अंत तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद दुबे ने बताया कि 14 महीने पुरानी अक्सा एयर, जो पहले से ही मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली सहित 16 घरेलू गंतव्यों में 750 से अधिक साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश लॉन्च करने से पहले थोड़ा और इतिहास इकट्ठा करने पर विचार कर रही है। एयरलाइन की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने की है और उसने 76 बोइंग 747 मैक्स हवाई जहाजों के लिए एक पक्का ऑर्डर दिया है, जो सभी 2027 के मध्य तक उसे बेड़े में शामिल हो जाएंगे। HLL इंफ्राटेक सर्विसेज यानी कि हिट्स ने महाराष्ट्र के
नंबरबार में मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए टेंडर जारी किया है। ईपीसी अनुबंध में 100 सीटों वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज, 500 बिस्तरों वाला अस्पताल और संबद्ध भवनों का निर्माण शामिल है और इसमें 60 महीने का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड यानी कि डीएलपी भी शामिल है और इसके पूरा होने का सीमा समय 24 महीने की है। ये कार्य 406.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाना है और इसकी बोली जमा करने की तिथि 8 नवंबर 2023 है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपए 289.85 तक पहुंच गया, क्योंकि सितंबर तिमाही में कंपनी का घाटा कम हो गया था, जिससे स्टॉक 2.15% की बढ़त के साथ 282 पर कारोबार कर रहा था। वहीं कंपनी ने बीते शनिवार को 54.51 करोड़ का सीमांकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2023 में रुपए 299 करोड़ के नुकसान और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में रुपए 95 करोड़ के नुकसान के साथ एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय राजस्व में प्राप्त वृद्धि को दिया जा सकता है, जो सितंबर तिमाही में 149% सालाना वृद्धि के साथ रुपए 760 करोड़ हो गया है। इसके परिप्रेक्ष्य के रखने के लिए पिछले वर्ष के समान तिमाही में कंपनी ने रुपए 313 करोड़ का राजस्व दर्ज किया था और पिछली जून तिमाही में इसने रुपए 515 करोड़ का राजस्व दर्ज किया था। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार मुंबई रियल एस्टेट बाजार में संपत्ति पंजीकरण 2023 में 10 महीनों में 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है और जनवरी 2023 से मुंबई में 1.01 लाख से अधिक संपत्ति पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर कैलेंडर वर्ष 2022 में मुंबई में 1.22 लाख संपत्ति पंजीकरण दर्ज किए गए थे। वहीं छोटे अपार्टमेंट से बड़े अपार्टमेंट में लगातार अपग्रेड होने और मुंबई में कोविड-19 महामारी के बढ़ने के बाद पुनर्वास परियोजना के शुरू होने के कारण पंजीकरण स्थिर बने हुए हैं। हैदराबाद के रियल एस्टेट बाजार में शहर के कुछ इलाकों में किराए की दरों में वृद्धि देखी गई है। इस वृद्धि का श्रेय कार्यालय केंद्रों की निकटता को दिया जाता है। रियल एस्टेट सेवा फर्म कुशमैन एंड वेकफिल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में किराए की दरें पूरे शहर में स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि ऑफिस हब के करीब स्थित कुछ इलाकों में तिमाही दर तिमाही में 6% की औसत वृद्धि देखी गई है। ऑफिस हब बंजारा हिल्स, मधापुर, कुक्टापल्ली और हिमायत नगर में काम करने के लिए कर्मचारियों की उच्च मांग के कारण देखा गया है कि दरों में औसतन 6% तिमाही दर तिमाही और 9% साल दर साल बदलाव होता है। यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी शेयरों में 85% की गिरावट को चिन्हित करने के 9 महीने बाद अदानी टोटल गैस लिमिटेड उस मूल्यांकन को हासिल करने वाली समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों में से एक पहली बन गई है। समूह के सिटी गैस वितरक के शेयर सोमवार को 2.6% तक फिसलकर 575.7 रुपए पर आ गए, जिससे 24 जनवरी को 3,891.75 रुपए से बंद होने से 85% घाटा हो गया है। वहीं कुछ अदानी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में सुधार हुआ है। खासकर पोर्ट्स टू पावर ग्रुप को GQG पार्टनर्स से निवेश प्राप्त होने के बाद अदानी टोटल गैस सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कंपनी के लिए नवीनतम बाधा नई दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति से, जिसमें 2030 तक सभी वाणिज्यिक वाहनों को ईवी में अनिवार्य रूप से परिवर्तित करने की मांग की गई है और वही इस महीने इस शेयरों में लगभग 6% की गिरावट आई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों ने अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि IOC पर 1 करोड़ रुपए और BPCL पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ साथ IOC ने कहा कि कंपनी को CPCB से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदरा दुकानों पर वेपर रिकवरी सिस्टम नहीं लगाने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी मिला है।
वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि मजबूत घरेलू बुनियादी सिद्धांतों और सौम्य मुद्रास्फीति की उम्मीदों के दम पर भारत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मासिक आर्थिक समीक्षा के सितंबर संस्करण में यह भी बताया गया कि फारस की खाड़ी में हाल ही में घटनाक्रमों से विश्व में बढ़ गई है और इसकी स्थिति कैसे विकसित होती है इसके आधार पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। एबीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।